मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलकर मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं शशि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत को आज़ादी हासिल करने के लिए कई साल तक संघर्ष करने पड़े, कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अपनों को खोना पड़ा, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। हर साल 15 अगस्त के दिन हर भारतीय पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और उन नायकों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत को आज़ादी दिलाई गई। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न अमृत महोत्सव के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजीव रंजन प्रसाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर एक चेहरे पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, सारे जो नागरिक हैं हमारे भारत के उत्साह में दिख रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने पहले ही बताया, इस देश को आज़ादी कई मुश्किलों के बाद मिली है। हजारों जानें गई और जिन वीरों की शहादतें, उनकी कुर्बानियाँ आज भी हम कह सकते हैं कि हमारी आंखें नम हो जाती हैं। माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आप याद करें, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला और इसी शहर में बटुकेश्वर दत्त जी, और एक लंबी फहरिस्त खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सूर्य सेन। एक तरफ उनके त्याग और बलिदान की अनेक कहानियाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सीमा के बाहर जाकर उस समय उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। आज़ादी का जो सूरज है वो नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, ये एक रहस्य है। लेकिन इतना तय था कि फिरंगी हुकूमत को एक बात का एहसास हो गया था कि लंबे समय तक हिंदुस्तान पर वो यूनियन जैक नहीं फहराते रह पाएंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऐसे अनेक युवा नेता, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें 1942 का नायक और 1974 का महानायक भी कहा जाता है जी। इनके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम ने आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल किया। और इसीलिए जब हम
1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी का जब स्मरण करते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी बहुत आराम से अंग्रेज़ों ने दे दी। ये आज़ादी हमने छीनी है। हमारे योद्धाओं, हमारे नौजवानों की कुर्बानियाँ और उनका जो पराक्रम था उसने अंग्रेज़ों को विवश कर दिया और तब वो हिंदुस्तान से जाने के लिए तैयार हुए। इस आज़ादी को संभाल कर रखना है और अब आज़ादी का जो व्यापक जो अब उसकी जो परिभाषा है, आज़ादी गरीबी से, भूख से, बेकारी से, और मैं समझता हूँ सरहद हो, भाषाएं हो, लैंगिक असमानता हो जी, इन सब से आज़ादी चाहिए। और इस दिशा में ये जो 75 वर्षों का जो सफ़र है, निसंदेह हमने सफलता के कई आयाम तय किए और हम ये कह सकते हैं कि इन 75 वर्षों में सरकारें अनेक बनी। हर सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती गई जिससे हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा होता चला गया। जी जी, अभी आपने कहा कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, काफ़ी कुर्बानियों के बाद मिली, काफ़ी कुछ खोना पड़ा इसके लिए, तो इस बात को हमें समझना होगा। सर, ये जानना चाहूँगी कि आज हमारा देश हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है, तो एक आम नागरिक होने के नाते आपके क्या विचार हैं? निसंदेह भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और आज चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, अभी आपने देखा चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च के जरिए हिंदुस्तान ने ये महसूस कराया कि हम इस क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जी, दूसरी तरफ चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़े अनेक हथियारों का निर्माण इस देश में करने का सवाल हो या प्रौद्योगिकी और तकनीक के जरिए हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयां दिलाने का सवाल हो, हमने वो सब कुछ हासिल किया है जिसके हम हकदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि 1965 जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान लड़ रहा था और उस समय देश के समक्ष खाद्यान्न संकट एक बड़ा सवाल था और लाल बहादुर शास्त्री जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देश ने उस दिशा में काम करना शुरू किया और हम कृषि के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर हैं और आवश्यकता पड़ने पर दुनिया के अनेक मुल्कों को मुश्किल वक्त में हम खाद्यान्न दे सकते हैं। सर, ये मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश की, तो आत्मनिर्भरता के बारे में आपके क्या विचार हैं और इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है? देखिए, निसंदेह हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दुनिया के 7वें बड़े मुल्क हैं हम और एशिया के दूसरे बड़े राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान को एक बहुभाषीय बहुधार्मिक राष्ट्र के रूप में हम जानते हैं। विविधताओं में एका की ये तस्वीर है और ऐसे में आत्मनिर्भर होना, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना, अपनी ज़रूरतों को हर भारतीय पूरा कर सके, जी, ये आज देश का संकल्प होना चाहिए और इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। लेकिन देश की जो संपत्ति है, देश की संपत्ति में जो सबसे जो 50% जो हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन्हें ऊपर लाने की ज़रूरत है। इसलिए कि आज भी जो राष्ट्रीय संपत्ति में उनका हिस्सा है वो 6% से भी थोड़ा कम है। तो ये गैर बराबरी एक चुनौती है। हर सरकार ने कोशिश की है,
लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राष्ट्र होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रबंधन भी एक कौशल है और इसे देश ने समझना शुरू किया है। बेहतर प्रबंधन के जरिए जो संपत्ति का असमान वितरण है उसे भी ठीक करना बेहद आवश्यक है और निसंदेह उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो खुद सक्षम हो पाएंगे। कोविड-19 जैसे विकट स्थिति में भारत वैश्विक स्तर पर अपने आप को साबित करने में कहाँ तक सफल रहा? निसंदेह भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन विकसित करना और न केवल इस देश में वैक्सीन का डबल डोज बल्कि दुनिया के अनेक मुल्कों को हमने वैक्सीन के जरिए कोविड की विभीषिका से बचाने का काम किया है। और इसीलिए इस क्षेत्र में जो एक बड़ी कामयाबी है, जहां पश्चिमी राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं वो इस संकट के समक्ष नतमस्तक दिख रहे थे, भारत ने न केवल डटकर मुकाबला किया, संकट में जो फंसी हुई मानवता थी पूरी दुनिया में उनकी मदद करने का काम किया। सर, अगर हम अगले 75 साल बीते 75 साल पर नज़र डालते हैं तो हमने क्या क्या विकास किया है और कितना विकास किया? देखिए, कभी भी विकास का जो पैमाना है जी, उससे हमें आत्मुग्ध नहीं होना चाहिए। हमें ये बराबर ध्यान रखना होगा कि हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा से जुड़े अनुसंधान, उनका उत्पादन, कृषि की आत्मनिर्भरता, दुनिया के औद्योगिकीकृत देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान, अपने आयात और निर्यात के संतुलन को बरकरार रखकर अपने देश के हुनरमंद लोगों के हुनर से पूरी दुनिया को चौंकाने का काम हमने किया है। लेकिन बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है और ये संकल्प हम सबों का होना चाहिए कि अभी हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। लेकिन इसके साथ साथ संपत्ति का जो असमान वितरण है उसे भी संतुलित करना मैं समझता हूँ करना एक बड़ी चुनौती है और उस दिशा में समन्वित प्रयास यह देश कर रहा है। जी, पिछले 75 साल की एक बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? एक उपलब्धि में बांधना तो इस देश को बेहद मुश्किल होगा, बेशुमार उपलब्धियां हैं। जी जी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने दुनिया को शांति से जीने की सीख दी है। हमारा जो नेतृत्व है, चाहे जितनी भी सरकारें हुई, भारत विश्व गुरु की तरह आचरण करता रहा है और ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि आज़ादी के 75 वर्ष मात्र हुए हैं, लेकिन इस देश की सलाह और मार्गदर्शन की अपेक्षा दुनिया में जब भी कोई संकट आता है लोगों को होती है। और इसीलिए चाहे कहीं भूकंप हो, कहीं आपदा की स्थिति हो, कहीं बाढ़ की स्थिति हो, कहीं युद्ध का संकट हो, भारत बराबर विश्व गुरु की भूमिका में दिखता रहा है। आज पूरे देश में राष्ट्र की उपलब्धियां जो है वो चर्चा के विषय बनी हुई है, तो देश के नागरिकों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निसंदेह अगर हिंदुस्तान का मान बढ़ेगा, हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा और ऐसा हुआ। आज हिंदुस्तान की एक जो विशिष्ट पहचान है, दुनिया भारत को
एक अभिभावक के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर, जी एक गुरु के तौर पर देखती है। और ये हमारे 5000 वर्षों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता का इतिहास है, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, स्वाधीनता संग्राम की जो यादें हैं, उन सब ने मिल करके एक ऐसा वातावरण बनाया है कि दुनिया की इस भीड़ में हिंदुस्तान भीड़ से अलग दिखता है। किसी भी देश के लिए उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत मायने रखती है सर। तो भारत आर्थिक मोर्चे पर कहाँ है? आप कहाँ देखते हैं भारत को? देखिए, भारत निसंदेह 5वीं अर्थव्यवस्था, मैंने पहले भी कहा, जी तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जो अर्थव्यवस्था को भली भांति तरीके से जानते हैं, उनका मानना है कि हम इस लक्ष्य को भी बहुत जल्द हासिल करेंगे। लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के मुल्क हैं और इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। तो संपत्ति का जो वितरण है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से वो हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक ऐसी रणनीति पर देश को काम करना होगा, कुछ नीतिगत निर्णय लेने होंगे जी और निसंदेह हम जब आम आदमी के जीवन को, जो काफ़ी बेहतर है, और बेहतर बनाने का संकल्प अगर पूरा कर पाएंगे तो निसंदेह फिर आने वाले समय में हमारा स्थान कोई नहीं ले पाएगा। सर, जानना ये चाहूँगी कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा का। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ पर है? क्या देखिए, कुछ भारत हासिल की किया? सुरक्षा को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, बराबर हम काफ़ी सजग रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद जब कबायलियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर ने भारत से मदद की गुहार लगाई, जी और हमें याद करना चाहिए ब्रिगेडियर उस्मान जैसे उस ऑफिसर की कुर्बानी को हमने पाकिस्तान और कबायलियों को खदेड़ा। 1965 में हम लाहौर के करीब पहुंच गए थे। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पुलवामा का जब संकट हुआ, देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। हम हर चुनौती से पहले के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली होते गए हैं और हम ये मानते हैं कि चुनौतियों में अवसर ढूंढने का जो काम इस देश ने किया है वो शायद दुनिया में बाकी मुल्क वैसा नहीं कर पाए हैं। जी सर, आज़ादी के समय कुछ ऐसे नायक थे हमारे जो इतिहास के पन्नों पर कहीं खो से गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा कि इस शहर में आप शहीद स्मारक देख लीजिए। जी बिल्कुल। 7 नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। वहाँ जो उनके संबंध में जानकारियाँ हैं वो वहाँ लिखी गई हैं, उनको जरूर नौजवानों को पढ़ना चाहिए। जी जी। ये धरती मजरूल हक जैसे स्वतंत्रता सेनानी की है। तारा श्रीवास्तव जी जैसी वीरांगना जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा सर। और तो मैं चाहूँगी कि आप उन महिलाओं के बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, निसंदेह अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आप देखेंगी जी जी। तो बाजाप्ता लक्ष्मीबाई ब्रिगेड ही बनाया गया था महिलाओं के लिए, और उस ब्रिगेड ने म्यांमार से लेकर उत्तर पूर्व जो हिंदुस्तान के राज्य हैं वहाँ अंग्रेज़ों को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। जी।
और ऐसे अनेक महिलाओं की कुर्बानियाँ इतिहास में दर्ज हैं। और इसमें अगर आप याद करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार में जैसे आपको मैंने तारा रानी श्रीवास्तव जी के बारे में बताया, प्रभावती जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी, स्वाधीनता संग्राम की एक बड़ी सेनानी थी। और इसी तरह से खुद पंडित नेहरू की धर्मपत्नी स्वाधीनता संग्राम में शामिल थी, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और बंगाल में तो एक लंबी कतार है जी महिला क्रांतिकारियों की, जिन्होंने अंग्रेजों को घुटनों पर ला करके खड़ा किया। और इसीलिए महिलाएं, चाहे चटगांव का सशस्त्र संघर्ष हो, बंगाल के क्रांतिकारियों की फहरिस्त हो, जी देश के अलग अलग हिस्सों में आप अगर देखेंगी तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी। जी आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बात यह है कि भारत गांव का देश है, तो गांव में एक बड़ी संख्या रहती है, जनसंख्या हमारे यहाँ की, तो उनके लिए शिक्षा में क्या क्या सुधार आए हैं? देखिए, अभी हम ये मानते हैं कि अशिक्षा एक बड़ी चुनौती है। बहुत हद तक अशिक्षा के खिलाफ हमारा अभियान चला है और शिक्षित लोगों के और साक्षर लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा और हर नागरिक का शिक्षित होना बेहद आवश्यक है। अभी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनेक योजनाओं पर काम कर रही हैं। कई तरह के वैकल्पिक जो कोर्सेज हैं, जी रोजगारोन्मुखी शिक्षा के जरिए, वोकेशनल कोर्सेज के जरिए ये वातावरण बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को धीरे धीरे हल करना है। और जिस तरह से एक रोडमैप पर यह देश काम कर रहा है, इन लक्ष्यों को भी हम अवश्य हासिल करेंगे। जी सर, अभी जो हमारे युवा हैं हमारे देश के, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है इस देश की जो संस्कृति और इस देश का जो स्वर्णिम इतिहास है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो हमारी कुर्बानियां हैं, जी। हमारे युवाओं ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने रोल मॉडल बन करके उनके सामने खुद को रखा है। जी जी और इसीलिए जीवन में सब कुछ हासिल करना है, लेकिन तिरंगा और माँ भारती को लेकर के जी जो मन के अंदर श्रद्धा और संकल्प है, हर नौजवान को अपने जीवन शैली में उसे आत्मसात करना चाहिए। जी, आपने सही कहा कि संकल्प शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं में। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आज़ादी बहुत मुश्किलों के बाद आई है और न केवल इसे बचाए रखना है, उन योद्धाओं, उन मनीषियों और उन राजनेताओं के जो सपने थे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको पहले लिंग, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर भारतीय दिखना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, पूरे मन से जी हिंदुस्तान और भारत को आत्मसात करना चाहिए। सर, आप यहाँ आए और इतनी बेहतरीन और अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश की उपलब्धियों और विकास के बारे में। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।